हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC है रिटर्न नोट्स में। क्लास शुरू हो गई है, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, व्हाट्सएप में लिंक शेयर कीजिए। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की अगली कक्षा शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब हम कक्षाएं प्रोवाइड करें तो उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाए। अभी पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और भाषा की कक्षाएं लग रही है। आप हमारे चैनल को भी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि पूरी क्लास की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। देखते हैं इसके स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कौन थे, गवर्नर कौन थे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। योगदान देखेंगे तो सर्वाधिक योगदान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उस समय भारत की स्थिति दयनीय स्थिति थी, अर्थात आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं था। तो उन्होंने एक बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उसी समय गठित हुआ था हिल्टन यंग समिति, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुस्तक उनको अध्ययन किए। इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अधिनियम के तहत RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। उस समय देखेंगे कि इसका मुख्यालय गठित किया गया था कोलकाता को, जिसको 1937 में परिवर्तित करके मुंबई बनाया गया। सबसे पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। जब RBI की स्थापना हुई थी उस समय ये गवर्नर थे। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं? तो वो हैं शक्तिकांत दास, जो वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। अब देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय पूर्णतः RBI भारत सरकार के अधीन आ गया। तो राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे RBI के? तो CD देशमुख। CD देशमुख जो थे वो राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर थे। तो RBI के जो समय गठित समिति थी वह था हिल्टन यंग समिति, और योगदान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। 1935 के दौर पे 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ RBI की स्थापना हुई थी। कितने करोड़ रुपये? 5 करोड़ की। जबकि वर्तमान में किसी भी बैंक की स्थापना के लिए 200 करोड़ की पूंजी जरूरी है। अब देखते हैं इसके मौद्रिक प्रणाली के बारे में। यह हुआ मौद्रिक प्रणाली। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। अर्थात देश में आवश्यकता के अनुरूप महंगाई को कम करना, ज़्यादा करना, ब्याज दर में कटौती या बढ़ोतरी, इस प्रकार से RBI के पास जो नीति होती है, जिसमें CR, SLR, RR, RRR, RRR, इस तरह से जो मात्रात्मक उपाय होते हैं उसके माध्यम से RBI मुद्रा को
अपने पास रखता है या मार्केट में प्रोवाइड करता है। तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से बाजार में मूल्य संतुलन स्थापित की जाती है, रोजगार के अवसरों का विकास होता है। तो कैसे विकास होता है कि जो निवेशकों होते हैं उन्हें कम ब्याज दर पर कंपनी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। कीमत स्थिरता की बात करेंगे तो जब मार्केट में अधिक पैसा आ जाता है तो आरबीआई वहाँ पे ब्याज दर को बढ़ा देती है, जिससे लोग ब्याज दर अर्थात ब्याज नहीं ले पाते हैं। उसके बाद है आर्थिक विकास की गति को तेज कर आर्थिक विकास समृद्धि सुनिश्चित करता है। अगर अभी तक आपने आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि का कक्षा की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखते हैं आरबीआई के मौद्रिक एवं साख नीति के बारे में। तो ये इनके दो उपाय हैं, पहला है मात्रात्मक उपाय और दूसरा है गुणात्मक उपाय। तो मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत है CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। CRR से मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद है MSA, फिर है बैंक रेट, उसके बाद है ओपन मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। गुणात्मक उपाय में देखेंगे तो पहला है प्रचार प्रसार, अर्थात आरबीआई लोगों को जागरूक करने के लिए ब्याज दर में कमी जब आती है तो लोगों को पैसा जब उनको देना रहता है तो बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी गुणवत्ता के बारे में बताते हैं, निवेशकों को आमंत्रित करते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोग ब्याज बैंक से अपने लिए। उसके बाद है साख की राशनिंग, अर्थात जब महंगाई बढ़ जाती है तो मुद्रा को अपने पास रखता है, अर्थात ब्याज दर को बढ़ा देता है। इस तरह से आती है साख की राशनिंग। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं आजकल। केवल जो स्थिति होती है कमी बढ़ोतरी उसके ऊपर क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझने में आसानी हो। अब देखेंगे कि राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। CD देशमुख, इसको देख चुके हैं। याद रखेंगे कि आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। जो आरबीआई की मौद्रिक नीति होती है उसे ही साख नियंत्रण की नीति कहते हैं। जबकि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, मुंबई है, जो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय भी है, जिसे 1937 में ट्रांसफर किया गया था कोलकाता से। डॉक्टर अंबेडकर की जो रचना थी उनका नाम है रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान, जिसके आधार पर हिल्टन एंड जो समिति गठित हुई थी उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की थी। अब देखते हैं बैंक, जो अभी पढ़ेंगे उसमें टॉपिक आएगा वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित बैंक। तो सबसे पहले देखेंगे वाणिज्यिक बैंक के बारे में, देखते हैं कि होता क्या है। ऐसे बैंक जो लोगों को पैसा ब्याज के रूप में देता है या जमा के रूप में रखता है या ऋण के रूप में उधार देता है, वही है, तो उसे वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत रखा जाता है। इसे ही व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे ICICI बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक और भी अन्य हैं।
इसी क्रम में देखते हैं अनुसूचित बैंक क्या है। तो भारत में अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। जो अनुसूचित बैंक है वे भी वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो आप डाउट नहीं होंगे, अनुसूचित बैंक भी वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी कहते हैं। किन्हें? तो अनुसूचित क्षेत्र के बैंक को। उदाहरण में देखेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, इस तरह से वर्तमान में 170 अनुसूचित बैंक हैं। फिर से बोल रहा हूँ, डाउट मत रखिएगा। जो अनुसूचित बैंक है वे भी वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इसके मात्रात्मक उपाय के बारे में, मौद्रिक नीति के। सबसे पहले है एसएलआर, जिसे हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। देखते हैं क्या होता है। तो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत नगद, सोना, विदेशी मुद्रा, प्रतिभूति रखना अनिवार्य होता है, जिसे एसएलआर कहते हैं। अर्थात जो भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं उन्हें मंदी की स्थिति में या कोई संकट आती है, उस स्थिति में बचाव के लिए एक अपनी जो कंप्लीट राशि होती है उसमें कुछ प्रतिशत राशि को अपने पास जमा रखना आवश्यक होता है, ताकि वे संकट की घड़ी में काम आए। वर्तमान में इसकी दर की बात करें तो 18.5%, ये नवीनतम आंकड़ा है आज की स्थिति में। ये आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आरबीआई के वेबसाइट में जाकर सबसे पहले नवीनतम आंकड़ा वहां नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। अब देखते हैं कि एसएलआर को अगर बढ़ाने से और घटाने से क्या स्थिति हो सकती है। तो एसएलआर को जब बढ़ाते हैं तो बैंक में जो जमा ज़्यादा हो जाता है, अर्थात जो 18.5% है उसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि आपके पास 100 रुपये है तो आप 18.5 रुपये को खर्च नहीं कर सकते हैं, बाकी शेष जो बचते हैं उसे आप खर्च कर सकते हैं। अगर एसएलआर को बढ़ाएंगे तो आपके पास जमा के लिए पैसा अधिक बचेगा। मान लीजिए 18 को आप 20 करते हैं तो आपके पास केवल 80 रुपये ही बचते हैं जिनको आप खर्च कर सकते हैं। इस तरह से जब एसएलआर को बढ़ाते हैं तो बैंक में जमा राशि बढ़ जाती है, तो आप लोगों को ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं बच रहा है। तो इस स्थिति में ब्याज दर बढ़ जाती है, क्योंकि ब्याज लेने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और पैसा कम हो जाता है। तो जब ब्याज दर ज़्यादा होती है तो निवेशक कम ब्याज दर पे लेते हैं, अर्थात कम ब्याज लेते हैं। तो जब निवेशक ही ब्याज नहीं लेंगे तो लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल पाता है, तो रोज़गार कम हो जाता है। दूसरा है एसएलआर को कम करेंगे, अर्थात उनके जो जमा करने की राशि है उनको कम करेंगे तो बैंक में जमा कम राशि होगा, जिससे वे अधिक से अधिक लोन दे सकते हैं। जिसमें पैसा ज़्यादा रहेगा तो ब्याज दर भी कम रहेगी, निवेशक भी उधार ज़्यादा लेंगे, जिससे कंपनी स्थापित होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये हुआ एसएलआर में परिवर्तित करने से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसके बारे में। अब देखते हैं सीआरआर के बारे में, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके परिभाषा के बारे में। तो सीआरआर द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी राशि का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जो अनिवार्य होता है।
उसे ही CRR के कहते हैं। वर्तमान में इसकी दर की बात करें तो 3% है। कितने प्रतिशत है? 3%। ये नवीनतम आंकड़ा है आज की स्थिति में। इसको ऐसे समझ सकते हैं, SLR और CRR को, अगर आपके पास वर्तमान में 100 रुपये है तो 18.5 रुपये SLR आप स्वयं के पास रखेंगे, जबकि जो 3% CRR है उसे आप RBI के पास जमा करेंगे, ताकि वे भी आपको संकट की स्थिति में आपको पैसा दे देंगे। तो देखते हैं CRR को बढ़ाने या घटाने से क्या क्या स्थिति उत्पन्न होती है या हो सकती है। अगर CRR को जो दर होती है उसे बढ़ाते हैं तो ब्याज दर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? आपके पास 18.5 SLR तो जमा किए हैं, उसके बावजूद आप CRR के रूप में अधिक पैसा और जमा करेंगे तो आपके पास ब्याज देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। इससे क्या होगा? पैसा आपके पास कम होगा लेकिन लोगों की मांग अधिक होगी। इस स्थिति में ब्याज दर बढ़ जाएगा। जब ब्याज दर बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे और जो निवेशक हैं वो भी कम ब्याज, मतलब ब्याज दर अधिक होने के कारण कम ब्याज लेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा? निवेशक अपना कंपनी नहीं डालेंगे, जिससे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा, तो रोजगारों में कमी आएगी। दूसरा क्या होगा कि मनी सप्लाई अगर मार्केट में नहीं होगी तो महंगाई कंट्रोल रहेगा। इसको ऐसे समझिए कि जो उत्पादन हो रही है कोई भी वस्तु, वो निश्चित अनुपात में हो रही है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो जो उत्पादित वस्तु है कम रहेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन जब मनी सप्लाई नहीं होगा तो महंगाई दर कम रहेगी। ये हुआ CRR में बढ़ोतरी करने से जो स्थिति उत्पन्न होगी उसके बारे में। अब देखते हैं CRR में कटौती करने से क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे क्या है? ब्याज दर में कमी आएगी। कैसे आएगी? कि CRR आप कम करते हैं तो बैंक के पास अधिक पैसा होता है जिसको वे ब्याज के रूप में दे सकते हैं। जब उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो ब्याज दर में कटौती तो होगी ही होगी। इससे व्यक्ति लोन भी ज़्यादा लेंगे, निवेशक निवेश अधिक करेंगे, जिससे रोजगार अधिक लोगों को मिलेगी। लेकिन ब्याज दर में कमी आने के कारण जो मनी सप्लाई है वो अधिक हो जाती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। ये हुआ CRR में कमी और बढ़ोतरी करने से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसके बारे में। अब देखते हैं रेपो रेट क्या होता है। ये हुआ रेपो रेट। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक समय के लिए जिस दर पर ऋण प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। अर्थात जो RBI है वो अन्य वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन समय के लिए ऋण जो देती है वही रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। तो वर्तमान में रेपो रेट कितना है? 4%। अब देखते हैं कि रेपो रेट को बढ़ाने या घटाने से क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसके बारे में। तो ये हुआ रेपो रेट। तो जब रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, एक मिनट, अब देखते हैं इसके आगे। तो जब रेपो रेट का दर ज़्यादा होता है तो बैंक के पास कर्ज देने के लिए पैसा कम होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब रेपो रेट का मान ही ज़्यादा रहेगा, ब्याज दर जब ज़्यादा रहेगी तो बैंक पैसा कम लेंगे। किससे? RBI से। जब बैंक ही कर्ज कम लेंगे तो व्यक्तियों को लोन कम प्रोवाइड करेंगे,
जब इनके पास पैसा कम रहेगा तो ब्याज दर क्या होगा? बढ़ेगा। जब ब्याज दर बढ़ेगा तो निवेशक निवेश नहीं करेंगे। जब निवेशक निवेश ही नहीं करेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, जिससे आर्थिक समृद्धि रुक जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि मनी जब सप्लाई नहीं होगा तो महंगाई क्या होगी? कंट्रोल रहेगी। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का वीडियो आप चैनल में जाकर देख लीजिएगा। जब रेपो रेट का मान कम रहेगा तो बैंक कर्ज ज़्यादा लेगा आरबीआई से। जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो व्यक्तियों को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे, ब्याज दर कम रहेगा। जब ब्याज दर कम रहेगा तो निवेशक अधिक निवेश करेंगे, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। ये कब की बात है? जब रेपो रेट का मान कम होगा। इसी क्रम में देखेंगे कि जब निवेशक निवेश करेंगे तो रोजगार में वृद्धि होगी और आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होगी। ये हुआ रेपो रेट और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थिति के बारे में। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। जब आरबीआई जिस दर पर अन्य वाणिज्यिक बैंक से अल्पकालीन ऋण लेता है, अर्थात जब आरबीआई ही अन्य वाणिज्यिक बैंक से अल्पकालीन समय के लिए ऋण लेता है, यही रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। इसका वर्तमान में दर कितना है? तो 3.35% रिवर्स रेपो रेट का मान है। इसको ऐसे समझिए, जो एसबीआई है आरबीआई से पहले लोन लेती है, लेकिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि आरबीआई को लोन लेना पड़ता है एसबीआई से। यही स्थिति रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं इसके द्वारा उत्पन्न स्थिति के बारे में। तो जब रिवर्स रेपो रेट का मान ज़्यादा होता है तो बैंक के पास राशि कम होती है, अर्थात आरबीआई जब बैंक से ज़्यादा पैसा ले लेती है तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके पास पैसा कम बच जाता है, जिससे क्या होता है? व्यक्तियों को लोन देने में उनको दिक्कत होती है, ब्याज दर इससे बढ़ जाता है, निवेशक निवेश नहीं करते इस स्थिति में, जिससे मनी सप्लाई घट जाती है और महंगाई दर कंट्रोल रहता है। इसी क्रम में देखेंगे कि रोजगार में कमी आती है और आर्थिक समृद्धि में भी कमी आती है। कब की स्थिति में? जब आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंक से अधिक पैसा अल्पकालीन समय के लिए ले लेते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा देने के लिए नहीं रहता है। दूसरी स्थिति क्या है कि जब आरबीआई है वाणिज्यिक बैंक से कम पैसा अल्पकालीन समय के लिए लेती है तो बैंक के पास जो राशि होता है ब्याज देने के लिए अधिक होता है। इससे क्या होता है? ब्याज दर में कमी आती है, जिससे अधिक लोग लोन लेते हैं, निवेशक अधिक निवेश करते हैं, जिससे मनी सप्लाई बढ़ती है और महंगाई क्या हो जाती है? मनी सप्लाई बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ जाती है। द्वितीय स्थिति है कि निवेशक जब निवेश करते हैं तो रोजगार में भी वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है। यह हुआ रिवर्स रेपो रेट के बारे में। अब देखते हैं बैंक रेट के बारे में, बैंक दर के बारे में। जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंक को एक निश्चित समय के लिए जिस दर पर ऋण उधार देता है उसे बैंक दर कहते हैं। अर्थात कोई भी वाणिज्यिक बैंक है वो आरबीआई से दीर्घकालीन समय के लिए जो ऋण लेता है वो स्थिति रेपो रेट के नाम से जानी जाती है।
तो वर्तमान में बैंक दर कितना है, तो 4.65%। अब देखते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर के बारे में, अर्थात MSF के बारे में। इसके तहत बैंक अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं के 1% तक जो रात भर के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं वही MSF कहलाता है। अर्थात जब RBI से कोई वाणिज्यिक बैंक केवल एक रात के लिए उधार लेती है जो तत्कालिक जरूरतों के लिए होती है, इस स्थिति को MSF के नाम से जाना जाता है। इसका वर्तमान में दर है 4.65%। अब देखते हैं खुली बाजार की क्रियाएं के बारे में, जिसको OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। होता क्या है, इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियां जो होती है उसी की खरीदी बिक्री होती है। अर्थात जब RBI के पास या मार्केट में पैसा की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो होती क्या है, RBI प्रतिभूतियां जारी करता है। प्रतिभूति से ऐसा है, यह एक सर्टिफिकेट की तरह होता है जिसमें आप जितना RBI के पास जमा करते हैं उस प्रतिभूति में आपको उतनी एक चेक की तरह सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। प्रतिभूति बेचने का कारण होता है जब मार्केट में पैसा अधिक हो जाता है लोगों के पास तो महंगाई भी बढ़ जाती है, जिससे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पैसा को मार्केट से प्रचलन में थोड़ा कम लाने के लिए प्रतिभूतियों की सेवा की जाती है। इसी में खुली बाजार की क्रियाओं को बढ़ाने से बाजार में नकद की कमी आती है, जबकि घटाने से नकद में वृद्धि होती है। अर्थात जब प्रतिभूतियां बेची जाती है तो मार्केट में पैसा कम आता है क्योंकि उसके बदले प्रतिभूति प्राप्त हो जाती है। सरकारी प्रतिभूतियों में मुख्यतः शामिल होते हैं, एक तो ट्रेजरी बिल, दूसरा बॉन्ड। ट्रेजरी बिल वही है प्रतिभूतियां, दस्तावेज, जितना आप पैसा RBI के पास जमा करते हैं उतना आपको एक चेक की तरह सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है, जिसे ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। बॉन्ड से आशय है कि RBI के पास आप जितना ज़्यादा पैसा जमा करते हैं तो उसमें आपकी एक हिस्सेदारी के रूप में बनती है कि आपने उस ब्याज जो देगी RBI प्रतिभूतियों के बदले में, तो आपका एक जो हिस्सा बचता है वही बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। बॉन्ड से आप समझ सकते हैं कि RBI जो ब्याज देगी उसमें आपका हिस्सा कितना है। यह हुआ बॉन्ड के बारे में। अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, अर्थात RBI के कार्य। पहला है मुद्रा प्रचालन बैंक के रूप में, अर्थात RBI 1 रुपए के नोट को छोड़कर 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट की छपाई करती है। वर्तमान की स्थिति में केवल 2,000 रुपए तक की नोट की छपाई की जाती है, लेकिन अधिकतम 10,000 रुपए तक के नोट की छापने की क्षमता RBI रखती है। यह हुआ मुद्रा प्रचालन बैंक के रूप में। दूसरा है सरकारी बैंकर के रूप में, अर्थात केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार इनको संकटकालीन में आवश्यक जो पूंजी होती है उसकी पूर्ति RBI के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से ये सरकारी बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा है बैंकों का बैंकर के रूप में, अर्थात जब किसी वाणिज्यिक बैंक को आवश्यककालीन जब ऋण की सुविधा नहीं मिल पाती है और उन्हें ऋण की जरूरत होती है तो इस स्थिति में वे RBI से
जो लोन लेते हैं वही बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात आरबीआई जो होता है वाणिज्यिक बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। चौथा है विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य। इसमें क्या है कि जो बाहर से टूरिज्म आते हैं घूमने के लिए, जो विदेशी निवेश करते हैं भारत में, इससे क्या होता है विदेशी मुद्राएं जमा होती है, तो विदेशी मुद्रा को जमा करने का कार्य करता है आरबीआई द्वारा। याद रखेंगे विदेशी मुद्रा अर्थात डॉलर, जो भारतीय मुद्रा है उसका मान कम रहता है। मान लीजिए $1 का मूल्य 50 रुपये है, तो इस स्थिति में जो भारतीय मुद्रा है वो मजबूत की स्थिति में है, जबकि विदेशी मुद्रा अर्थात $1 का मान 70 रुपये के बराबर है, तो इस स्थिति में जो भारतीय मुद्रा है उसकी मजबूती कम है। किसकी तुलना में? डॉलर की तुलना में। संतुलन की स्थिति की बात करेंगे तो $1 बराबर 50 रुपये अगर रहती है तो यह संतुलन की स्थिति के अंतर्गत आता है। पांचवा क्या है? मौद्रिक नीति का निर्माण तथा साख का नियंत्रण। इसको हम देख चुके हैं कि किस तरह से आरबीआई मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल करती है, कैसे रोजगार देती है, किस तरह से आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि होती है। इस तरह से हुआ आज की क्लास में भारतीय रिजर्व बैंक एवं उसके मौद्रिक नीति प्रणाली के बारे में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।